प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मेथड पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए एक टेस्ट लेकर आए हैं 3 चैप्टर का। समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये 3 चैप्टर हैं। इन 3 चैप्टर का मैंने आपके लिए 50 नंबर का एक टेस्ट बनाया है, ठीक है ना। मैं इस टेस्ट की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। आप वहाँ से जा करके उस PDF को डाउनलोड कर लेना और उस PDF से आप इस टेस्ट को करना पहले, ठीक है ना। और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा अपने आप को दे करके चलना। 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे इस टेस्ट के लिए, और कम से कम 40 मिनट या 50 मिनट ले सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम लगा करके अगर आप टेस्ट की तैयारी करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। अगर आप टाइमर लगा के टेस्ट नहीं कर रहे हैं या तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में फिर टाइम मैनेज करने में परेशानी हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। पहले आप टेस्ट कीजिएगा खुद से, ठीक है ना, उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को देखना, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि 2x² d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0 की घात व कोटि है। यानी इस अवकल समीकरण की मुझे घात बतानी है और कोटि बतानी है। तो आपको मैं बता दूं, अवकल किसी भी अवकल समीकरण की घात और कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी कोटि देखनी पड़ती है। और कोटि कैसे पता चलती है? आपको अवकल समीकरण में ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार किया गया है, ठीक है। तो देखिए, 1 बार किया गया है, ये 2 बार किया गया है, तो सबसे ज्यादा बार अवकलन 2 बार किया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी कोटि 2 है। समझ रहे हैं ना बात? कोटि क्या होगी कि अवकलन सबसे ज्यादा बार कितनी बार किया गया है ना। तो कोटि इसकी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार सबसे ज्यादा बार है अवकलन इसका। उसके बाद उस डेरिवेटिव का, यानी जो हाईएस्ट डिग्री का आपका डेरिवेटिव है, सबसे ज्यादा जिसकी जो कोटि है, जैसे इसकी सबसे ज्यादा है 2, इसकी 1 है कोटि, है ना। पूरे अवकल समीकरण की कोटि इसकी 2 है, क्योंकि हाईएस्ट 2 बार अवकलन किया गया है। तो इसी की पावर आपको देखनी है, इसी की पावर, इसी की घात आपको देखनी है। इसकी घात कितनी है? 1 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कोटि इसकी 2 है, ठीक है ना। तो कोटि, घात पहले है, कोटि बाद में है, तो घात इसकी 1 है, कोटि 2 है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 ये भी है, लेकिन घात इसने पहले कहा है तो घात पहले आएगी, तो 1 घात है 2 कोटि है। समझ में आई ना आपकी बात? देखिए, मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। मान लीजिए मेरे पास अगर ऐसा होता d3y/dx³ और इसकी पावर स्क्वायर हो जाती, और प्लस में होता d2y/dx², इसकी पावर में आपको 2 हो जाती या 3 हो जाती, और प्लस में 2 इंटू dy/dx हो जाता, और प्लस में आपका 4y हो जाता इक्वल्स टू 0 हो जाता, ठीक है। आपकी ये कोई अवकल समीकरण है, तो इसकी घात क्या होगी? तो आप सबसे पहले ये देखो इसकी कोटि क्या है। तो सबसे ज्यादा बार जो अवकलन किया गया होगा, सबसे ज्यादा बार अवकलन कौन सा है? ये वाला है, यानी 3 बार अवकलन किया गया सबसे ज्यादा बार, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? सिंपल 3 हो जाएगी एकदम, ठीक है ना। और जहां से हमें कोटि पता चली, बस उसी की आप घात देख लीजिए पूरी। घात क्या है? 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। घात 2 आ जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो ये अवकलन है किसी साइन कोस लॉग में मत रखा हुआ हो, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं ये साइन के अंदर रखा हुआ है, ये वाला अगर साइन के अंदर होता d3y/dx³ ऐसे रखा होता सबसे ज्यादा वाला, तो हम इसको परिभाषित नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसको हम परिभाषित नहीं कर पाते, फिर इसकी अपरिभाषित हो जाती कोटि भी, ठीक है ना। कोटि भी और घात भी। समझ में आ गई आपके बात? तो इसका पहले का क्या ऑप्शन है? डी ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहले का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि x sec x² dx का क्या मान है, ठीक है। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें हम क्या करते हैं, x² को अगर मैं t मान लूं तो x dx का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये समाकलन हमारे पास है x sec x² dx, इसमें मैं x² को t मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, है ना। तो यहां से मेरे पास x dx है, तो 2 उधर डिवाइड में पहुंचा देंगे, x dx इक्वल्स टू dt/2। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 2x dx का डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, इस sec x² की जगह मैं रख दूंगा t, तो sec तो यहीं जू का तू रहेगा, x² की जगह मैंने t मान लिया, t रख दिया, और x dx की जगह आ गया dt/2, dt मैंने यहाँ रख दिया और by 2 मैंने बाहर रख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए, ये हो जाएगा आपका, हाफ तो बाहर आ गया ये, और sec t का क्या होता है? log sec x प्लस tan x, तो ये हो जाएगा log sec t प्लस tan t, है ना, tan t, और प्लस में c आ जाएगा। अब देखिए, t की जगह हम वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 log t की जगह क्या आ जाएगा? sec x² प्लस tan x², और प्लस में आ जाएगा c। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे मिलेगा हमें ये मिल गया हाफ log sec x² प्लस tan x² प्लस c, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन, सेकंड का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू mx, बरा mx है, x अक्ष है, एवं कोटि x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, बहुत आसान है। अगर मैं ये देखता हूं कि ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, और y इक्वल्स टू mx प्लस c कोई लाइन है, ये ऐसे जा रही है,
y इक्वल टू एम एक्स। इस टाइप की कोई भी लाइन होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स हो, 2x हो, 3x हो, 4x हो, 100x हो, वो सारी ऐसे ही जाती हैं, बस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है लेकिन जाती यहीं से, ओरिजिन से, ठीक है ना। तो हमने रफ डायग्राम बना रहे हैं हम बिल्कुल। तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है एक्स अक्ष ये रही, ठीक है। अब ये कह रहा है कोटि x बराबर 2, कोटि x बराबर 2 ले ली हमने, मान लीजिए ये ले ली x बराबर 2, ठीक है ना। ये x बराबर 2 कोटि ले ली मैंने। अब ये कह रहा है कि इनके बीच का क्षेत्रफल बताएं, तो बीच कौन सा है इनका, बीच ये वाला है, तो इनके बीच इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। तो हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। तो ये तो 0 0 था, तो 0 से अगर मैं 2 पे चलूँ तो देखिए इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इस भाग का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर समाकलन लगाओ, और x अक्ष की लिमिट ले रहे हैं क्योंकि x अक्ष पे निकाले हैं ना, x अक्ष पे निकाल हैं, तो हम क्या करेंगे, x अक्ष की लिमिट ले लेंगे 0 से 2। जब x अक्ष की लिमिट ले रहे हैं, वैसे तो हम y से भी निकाल सकते हैं लेकिन हम यहाँ x से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 से 2 ले ली। अब इसके ऊपर लाइन देखो कौन सी जा रही है, लाइन ये जा रही है। वैसे हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं लेकिन मैं इससे ही निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 2 हो गया, और ये लाइन y dx आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y dx। क्यों, अगर मैं इसमें एक पट्टी ऐसे बना लूँ, ऐसे पट्टी बना लूँ, है ना, तो इसकी हाइट तो मैं मान लेता हूँ y लाइन की, और इसको मान लेता हूँ मैं dx, क्या मान लेता हूँ इसको, इसकी चौड़ाई को dx मान लेता हूँ, तो y इंटू dx आ जाएगा। और ऐसी मैंने इसमें बहुत सारी पट्टियाँ बना ली, तो उन सबको ऐड करने के लिए मैंने यहाँ समेशन लगाया, इसलिए मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे जब हम, y की वैल्यू यहाँ से रख देंगे mx, तो ये हो जाएगा 0 से 2 mx dx, तो ये m तो आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा आपका 0 से 2 x dx, तो ये m तो बाहर ही है, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से 2, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, m अपॉन 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, x की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, और 0 की जगह x की जगह 0 रखेंगे -0, और 2 से 4 काटेंगे तो आ जाएगा 2m। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, 2m, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आपको इंटीग्रेशन के तरीके से नहीं करना, इस वाले डायग्राम में डायरेक्ट मुझे एक ये त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो उसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना त्रिज्या, 1/2 गुना आधार गुना त्रिज्या। अब मैं इसके आधार तो मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, लेकिन मुझे इसकी ऊंचाई नहीं पता फिलहाल, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 को इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगी इसकी, y इक्वल्स टू 2m आ जाएगा। तो यहाँ पे जो y की डिस्टेंस आएगी वो 2m आ जाएगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2 इंटू 2m, है ना। ये x बराबर 2 हम इसमें रख देंगे, और यहाँ से आ जाएगा y बराबर 2m, तो y बराबर 2m, यानी यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट आ गया 2m, तो हमारी ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक की 2m, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना त्रिज्या, आधार कितना है 2, और ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई हो जाएगी इसकी 2m, बेस गुना हाइट होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 1 2 कट जाएगा, 2m बचेगा, तो 2m डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2m इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, तो ये 2m हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं घ क्वेश्चन पर। घ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि 0 से π/2 dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 10x, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको i मान करके चलते हैं, ये i मान करके चलते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा i इक्वल्स टू 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x को मैं लिख सकता हूँ रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स, है ना। अब रूट कोस एक्स एलसीएम लेकर के यहाँ पहुंचा दूंगा, और जो नीचे वाला रूट कोस एक्स होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, देखिए ये हो जाएगा आपका 0 से π/2, ये आ जाएगा यहाँ पे रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये तो ये आ गया, और जो इनके पूरे के अपॉन में रूट कोस एक्स था उसको मैं घुमा करके ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट कोस एक्स dx, ठीक है ना। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, इसको पहली इक्वेशन बना लो। अब इसमें परगुण 4 लगाओ, परगुण 4 क्या कहती है, 0 से a अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं सॉरी, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है ना, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस परगुण से हम इसमें लगाते हैं परगुण, i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 से π/2 सेम रहेगी, और जहां जहां x है वहां वहां आप अपर लिमिट में से x घटा करके लिख दो। अपर लिमिट हमारे पास π/2 है, तो हम लिखेंगे cos π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट, यहाँ पे भी cos π/2 माइनस एक्स आएगा, और फिर यह आएगा रूट साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना। इन सब में हमने परगुण 4 लगा करके अपर लिमिट में से x घटा दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 से π/2, ये कोस 90 माइनस एक्स है, तो कोस 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, सबको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कोस 90 माइनस एक्स ये भी साइन एक्स हो जाएगा, प्लस ये साइन 90 माइनस एक्स है, ये क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हम 2 बना लेते हैं, है ना, क्योंकि इन दोनों में बेस सेम हो गया ना। अब मैं इनको जोड़ दूंगा,
जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो पहली और दूसरी समीकरण को जोड़ने पर देखिए, जब पहली और दूसरी समीकरण को मैं जोड़ूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी, यानी 1+2 कर रहा हूं मैं, तो ये तो हो गया इधर 2i, ठीक है। और 0 से π/2, इसमें भी 0 से π/2, यानी सेम इंटीग्रल है तो दोनों का एक ही इंटीग्रल में लिख सकता हूं। जब दोनों की लिमिट सेम होती है ना तो हम उसको एक ही बार लिख सकते हैं। अब अंदर वालों को जोड़ दो बस, तो ये आ जाएगा पहले आपका रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स, रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और इसके साथ प्लस में रूट साइन एक्स अपॉन ये वाला रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, ठीक है। अब आपने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वो दोनों सेम है, तो मैं इनको जब एलसीएम लेकर के जोड़ूंगा तो एलसीएम सेम आ जाएगा और ऊपर वाले एज इट इज जुड़ जाएंगे, रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स आ जाएगा। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख देंगे भाई, ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और अपॉन में आ जाएगा रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, उसमें भी अपॉन में भी सेम आ जाएगा क्योंकि दोनों में प्लस में ही सेम चीज रखी हुई है। तो इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू खत्म है ना, पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। तो क्या आएगा 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 1 dx, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/2 dx। तो हम क्या करेंगे 2i इक्वल्स टू यहाँ पे लिमिट रख देंगे π/2 माइनस 0, π/2 बचेगा और i की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी π/4, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा π/4, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस अवकल समीकरण को हल करो। तो ये देखिए हम पहले हमें पहचाननी पड़ेगी अवकल समीकरण है कौन सी, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूं। ये हमारे पास है dy/dx दूसरे का k, dy/dx इक्वल्स टू 1 + x² अपॉन y + sin y, है ना, अपने पास ये है। इसको हल करना है, तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। अब ये अवकल समीकरण किस टाइप के है मुझे ये देखना है। तो सबसे पहले जब मैं अवकल समीकरण वाले चैप्टर में जाता हूं तो सबसे पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल का ही आता है ना, यानी वेरिएबल को सेपरेट करना, चर पृथकीकरण, यानी चरों को अलग अलग करना, वाई वाले एक तरफ एक्स वाले एक तरफ। तो क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूं कि वाई वाले जितने भी चर हैं वो एक तरफ हो जाएं और एक्स वाले एक तरफ हो जाएं? जी हाँ, मैं इसमें कर पा रहा हूं। वाई वाले इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वाई प्लस साइन वाई डी वाई, डी वाई इधर आ जाएगा, और 1 + x² यही है, ये dx इधर आ गया, ये वाला dx इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने इसमें, ठीक है ना। तो अब देखिए अलग अलग हो गए सब, y वाले एक तरफ हो गए, x वाले एक तरफ हो गए, तो हम इससे कर सकते हैं बिल्कुल। तो अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे और दोनों का अलग अलग हो जाएगा, y dy और ये हो जाएगा sin y dy, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा 1 dx और ये हो जाएगा x² dx, ठीक है। अब देखिए y का हो जाएगा y²/2 प्लस साइन y का हो जाएगा cos y और वो भी माइनस में इक्वल्स टू 1 का हो जाएगा x और x² का हो जाएगा x³/3, ठीक है ना, और प्लस में आ जाएगा एक c, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं y²/2 माइनस कोस y इक्वल्स टू x प्लस x³/3 और प्लस में c, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ख क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए ख क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समाकलन x² + 2x + 5 का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं इसका मान ज्ञात करेंगे। ये आ गया आपके पास √x² + 2x + 5, है ना, dx, और इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। यही है ना, देख लीजिए एक बार, जी हाँ यही है सेम। तो देखिए बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। समाकलन में मेरे पास मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना पाया, क्योंकि मेरे पास √x² + a² का फॉर्मूला होता है और मेरे पास √x² - a² का भी फॉर्मूला होता है और मेरे पास √a² - x² का भी फॉर्मूला होता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई एक फॉर्म बनेगी, किसी एक का रूप इसको दे दो और फिर फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, x² + 2x, अब ये तो a² वाली टर्म होगी, ये 2ab वाली टर्म हो गई, है ना। अब मुझे b² चाहिए, तो अगर देखा जाए 2ab में a तो x आ गया और 2 फॉर्मूले का, तो b क्या बनेगा, इसमें 1 होगा, है ना। तो मुझे 1 का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये 2x और इस 5 को अलग अलग लिख लेंगे। अब 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 4 करके, है ना। या आपको कैसे पता चलेगा, अगर कोई नया बच्चा है जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता तो उसको कैसे पता चले कि यहाँ पे मुझे 1 ही अलग करना है इसमें से, है ना। तो देखिए सबसे आसान तरीका ये है, x² के मल्टीप्लाई में सबसे पहले 1 कर लो, है ना, 1 कर लो यानी कॉमन ले लो। अगर इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी होता तो मैं वही चीज कॉमन ले लेता सारों में से, ठीक है ना। दूसरी बात, जब यहाँ 1 हो जाए उसके बाद x के जो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट होगा, जो भी गुणांक होगा उसका आधा करो। जैसे x के मल्टीप्लाई में यहाँ 2 है तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 2 का आधा यानी 2 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया।
तो ये जो 2 से डिवाइड करके एक आएगा, इसका स्क्वायर ही जोड़ना है, इसका स्क्वायर ही घटाना है। तो मैं 1 का स्क्वायर जोड़ दूंगा और 5 तो यहाँ पहले से था और 1 का स्क्वायर ही मैं घटा दूंगा। बताओ, जब मैंने एक ही चीज जोड़ी और एक ही चीज घटाई, क्या उससे कोई फर्क पड़ा मेरे क्वेश्चन पे? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इससे कट के सेम बनेगा क्वेश्चन। लेकिन यहां मैं अब परफेक्ट स्क्वायर बना पा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग बना पा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और ये 5 में से एक गया, ये बनेगा आपका 4, ठीक है ना, dx। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये बन गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये इनमें से किसी एक की फॉर्म बन गई, यानी इस वाले की फॉर्म बन गई ऊपर वाले की, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बस इसका फॉर्मूला लगा दो आप। यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x पूरा ये है और x प्लस 1 यहाँ पे पूरा यही है। हाँ, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, है ना, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए, अगर मैं फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ आपको, तो फॉर्मूला ये कहता है, सूत्र ये कहता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में c। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। थोड़ा लंबा सा है लेकिन याद हो जाएगा इजीली, ठीक है, आप जब इनको याद करोगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन। अब मेरे पास इस x की जगह ये पूरा x प्लस 1 है और a की जगह मेरे पास ये 2 है, तो जहां जहां x है वहां x प्लस 1 रख दो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इससे लिख देंगे सूत्र से। तो ये क्या होगा, x/2 यानी x प्लस 1/2, फिर अंडर रूट लगेगा, फिर एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस लगेगा ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बटे 2, फिर आएगा लॉग, फिर आएगा x यानी x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, फिर एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और फिर प्लस में c, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही करके लिख दो बस। सही करके कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसको मैंने इससे बनाया था और इसको इससे बनाया था और इसको इससे बनाया था, यानी अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट आपका ये बन सकता है ना। तो हम इसकी जगह, इस पूरी टर्म की जगह ये पूरी रख सकते हैं वैल्यू। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसकी जगह क्या रख देंगे, वही रख देंगे जो हमारा क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 बटे में 2 तो 2 ही आएगा और ये आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, ये भी सेम यही चीज है तो इसकी जगह ये रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये मोड प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए आपका ये 0 होगा, है ना। तो जब भी आपके पास माइनस ए से ए लिमिट आए तो आप ए से ए लिमिट आए और मोड नहीं है, बगैर मोड की आए, यहाँ मतलब फंक्शन पे मोड नहीं है। अगर फंक्शन पे मोड होता तो लिमिट स्प्लिट वाली करते, तोड़ने वाली, लिमिट को तोड़ने वाली परगुण लगाते, लेकिन यहाँ पे कौन सी परगुण लगेगी, लास्ट वाली परगुण। लास्ट वाली परगुण देखिए ये कहती है, क्या क्वेश्चन, लास्ट वाली परगुण ये कहती है कि अगर आपके पास माइनस ए से ए कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को आप दो तरीकों से उसको अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। पहला, आप उसको लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिट 0 से a f ऑफ x dx, या आप उसको 0 लिख सकते हैं। अब ये कब कब लिखेंगे, क्या कंडीशन है इसकी, तो ये आप तब लिखेंगे जब एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन में, ये आपका जो फंक्शन है अंदर, इस फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर मेरा फंक्शन वापस आ जाए, है ना। और अगर एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर वो माइनस एफ एक्स आ गया तो इसका मतलब वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है, मेरे पास ये क्वेश्चन है -1 से 1 एक्स की एक्स रेज टू द पावर 17 और cos 4x dx, है ना, ये क्वेश्चन है। अब मेरे पास जो फंक्शन है, फंक्शन मेरे पास ये है x की पावर 17 और cos 4x। तो अगर मैं इसमें x की जगह माइनस एक्स रख दूं तो क्या होगा, माइनस एक्स की पावर 17 आएगा और यहाँ cos माइनस एक्स आ जाएगा और इसकी पावर 17 आएगा, है ना। अब देखिए ये माइनस एक्स की पावर 17 से क्या निकलेगा, एक्स की पावर अगर ऑड है यानी विषम संख्या है तो आपको माइनस बाहर लगाना पड़ता है, यानी ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 17। और अगर माइनस एक्स की पावर यहाँ पर कोई सम वैल्यू होती, सम संख्या होती, तो ये माइनस प्लस में बदल जाता, तो यहाँ प्लस के एक्स की पावर 17 आता, ठीक है। और cos के अंदर माइनस एक्स हो तो cos प्लस ही एक्स होता है, तो ये cos, सॉरी ये 4 है,
तो ये cos 4x ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए बाहर माइनस आ गया और पूरा फंक्शन सेम है मेरे पास, यही फंक्शन हम लेके चले थे, है ना, ये फंक्शन आ गया वापस से। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया मेरे पास। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन आ गई। अब ये वाली कंडीशन होते ही ये वैल्यू डायरेक्ट जीरो में बदल जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसका आंसर जीरो आ जाएगा और ये बात हमने यहाँ पे प्रूव कर दी, ठीक है ना। बस ये वाली लाइन आप फिर बाद में एक और बार लिख देना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये है आपका समाकलन के अनुप्रयोग वाला क्वेश्चन, है ना। परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसको भी हम देखेंगे कैसे इसको हम टैकल करेंगे क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है यह क्वेश्चन। सबसे पहले मेरे पास एक परवलय उसने दिया है, परवलय उसने दिया है y स्क्वायर बराबर 4x, है ना, y स्क्वायर बराबर 4x। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक रफली डायग्राम में बना लेता हूं। अब जो बच्चे 11वीं में परवलय पढ़ के आए होंगे उनको इसको प्लॉट करना भी आता होगा। ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का परवलय है। परवलय 4 प्रकार के होते हैं ना, पता ही होंगे आपको। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, या एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। तो ये उनमें से वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का है। यानी यहां से हमें पता चलेगा कि ये एक्स अक्ष की धन दिशा में इसका मुंह खुलेगा। एक्स अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो एक्स अक्ष की धन दिशा में मुंह खुलेगा, और एक्स यहाँ पे अगर निगेटिव होता तो ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा में इसका मुंह खुलता परवलय का। तो एक्स अक्ष की धन दिशा किधर बैठती है, एक्स अक्ष की धन दिशा ये वाली है, ये एक्स अक्षिज है, ये वाई अक्षिज है। तो इस परवलय का मुंह ऐसे खोल देंगे हम इधर, है ना, यहाँ पे ऐसे परवलय का मुंह खुल जाएगा, ये हमारा परवलय बन गया, ठीक है। अब इसने कहा है तथा x बराबर 4 के, ये रफली डायग्राम है, ठीक है ना, तथा x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब मान लो x बराबर 4 मेरे पास ये लाइन जा रही है यहाँ पर, x बराबर 4, ये है x बराबर 4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि परवलय ये और x बराबर 4 इसके बीच का जो क्षेत्रफल है वो बताओ। तो बीच का क्षेत्रफल तो ये सारा बैठेगा इसका, है ना, ये सारा यहाँ से यहाँ तक का, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पट्टी बनाएंगे, जैसे कि हम बनाते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में भी हमने बनाई थी। आप ऐसे एक पट्टी बना लीजिए, ये पट्टी आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब मैंने ये पट्टी बना ली, इस पट्टी की जो लंबाई होगी वो तो मैंने y मान ली, और इस पट्टी की जो चौड़ाई होगी वो मैंने dx मान ली, ठीक है ना। अब ऐसी ऐसी बहुत सारी पट्टियां इसमें बनेगी, यहां से लेकर के यहां तक बहुत बारीक बारीक पट्टियां बनेंगी, ताकि यहां पे जरा सा भी एरर ना आए इसमें। अब वो लंबी चीज है, उसको आप छोड़ दीजिए, अभी एग्जाम टाइम है, हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। बस हम ये देखते हैं अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब वैसे तो मुझे पूरे का निकालना है, लेकिन ये जो परवलय है ये एक्स अक्ष के अनुदिश सममित कहलाता है, यानी सिमेट्रिक है। जैसा ऊपर है ऐसा ही नीचे है। तो जितना क्षेत्रफल इसका ये ऊपर वाले भाग का होगा उतना ही क्षेत्रफल इसके नीचे वाले भाग का होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, बस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मैं इसके नाम रख देता हूं, ये O है, ये A है, ये B है, और ये मैं C मान लेता हूं यहां पर, ठीक है ना। अब मैं कहूंगा भाग पूरे का दिखा रहे OCABO का क्षेत्रफल पूरे का मैंने बता दिया उसको, बराबर 2 गुना भाग 2 गुना कर दिया, और भाग ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, भाग OABO का क्षेत्रफल, ठीक है ना। मैं ऊपर वाले का निकाल दूंगा बस सिर्फ। अब देखिए ऊपर वाले का कैसे निकलेगा, आप समाकलन लगाओ। अब लिमिट कहां से कहां तक चले, ये x बराबर 4 वाली लाइन है, तो यहां पर जो होगा 4 होगा पॉइंट x की वैल्यू, और यहां पर x की वैल्यू 0 है, तो 0 से लेकर के 4 तक हम गए, 0 से लेकर के 4 तक हम गए, और यहां पे क्या आएगा y dx, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, आयत मान करके चलते हैं ना, सो लंबाई गुना चौड़ाई, तो y dx, ठीक है ना। यहां हो जाएगा 2 इंटू 0 से 4, y की वैल्यू यहां से निकाल लो, जो इस लाइन इस पट्टी के ऊपर जो भी कर्व होगा उस कर्व से y की वैल्यू निकाल लो। तो ये कर्व कौन सा है, वक्र कौन सा है, ये है आपका परवलय। तो परवलय की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल करके लाओ, तो y की वैल्यू आएगी √4x, यानी आपका 2 इंटू √x। तो 2 √x आप यहां पर वैल्यू रख दो, dx लगा दो, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या होगा, 2 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 4, ये बाहर आ गया, और x की पावर 1/2 का हम जब समाकलन करेंगे ये आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये आ जाएगा लिमिट 0 से 4, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये 3/2 भी घूम करके ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और यहां से आ जाएगा 4 में रखूंगा यहाँ पर, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। अब ये मेरे पास सॉल्व करके क्या आया, देखिए ये आ जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा, 8 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 8/3 इंटू 8, तो 8 8 64, 64/3 आ जाएगा, 64/3। इसको हम लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, अब किसी ना किसी इकाई के वर्ग में होगा ये, है ना, तो आप इसको लिख देंगे वर्ग इकाई, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है बहुत, हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन इसका, क्या कहता है? कहता है कि अवकल समीकरण y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 को हल कीजिए, है ना। अब देखिए ये किस टाइप की अवकल समीकरण है वो हमें पहले पता करना होगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले दिमाग में आपको कौन सी अवकल समीकरण आनी चाहिए? जो वेरिएबल सेपरेबल की हो, यानी आप उसके चरों को अलग अलग कर पाएं, है ना। ऐसी अवकल समीकरण आपको सोचनी है कि आप उसको अलग अलग कर पाएं, यानी उसके चरों को अलग अलग कर पाएं। तो अब इसमें मैं कर सकता हूं बिल्कुल, y log y dx में यहीं छोड़ देता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, माइनस के इक्वल्स टू ये आ गया x dy, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये y वाले y के पास, x वाले x के पास, तो ये 1/x dx आ गया, और ये अपॉन में आ जाएंगे इधर, ये आ जाएगा 1/y इंटू लॉग y, और ये आ जाएगा dy, ठीक है ना। अब y वाले ज़्यादातर हम इधर ही रखते हैं, तो हम इसको एक बार और इंटरचेंज कर लेते हैं, y इंटू लॉग y dy, इसको हम इधर कर दिया और इसको हम इधर कर दिए, ठीक है ना, 1/x dx। अब दोनों ओर का समाकलन कर दो, दोनों ओर का समाकलन कर दिया, ठीक है जी, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब देखिए इसका समाकलन मैं कैसे कर पाऊंगा y log y का। अगर मैं log y को t मान लूं तो 1/y dy का dt आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूं, माना log y इक्वल्स टू t रख देता हूं, माना log y इक्वल्स टू t, तो log y का डिफरेंशिएशन करना होता है यहाँ पर 1/y dy इक्वल्स टू मैं dt कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समाकलन, log y की जगह मैं रख दूंगा t, और 1/y का dy का आ जाएगा 1/y dy का dt, तो इसकी जगह मैं रख दूंगा dt, चेंज हो गया पूरा, ये हो गया 1/x dx, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, 1/t का हो जाएगा समाकलन log t, और ये हो जाएगा 1/x का log x, है ना, और प्लस में आ जाएगा। देखिए अब जब मुझे दोनों वैल्यू log log में दिख रही है तो मैं इस कांस्टेंट को भी log में ले लूंगा, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। इस कांस्टेंट को आप किसी भी वैल्यू में ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो, ठीक है ना। तो हमने इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको log c ले लिया। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया t की जगह मैं वैल्यू रख देता हूं log y, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में कर देंगे। तो ये हो जाएगा log t इक्वल्स टू ये हो जाएगा log xc, है ना। चलो जी, log से log हट जाएगा, एंटी log लेकर के, तो t इक्वल्स टू xc हो जाएगा। अब t की वैल्यू हम क्या करेंगे, t की वैल्यू log y रख देंगे, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू xc, और ये बेस में e होता है इसके। अब अगर और मुझे ये log हटाना है तो अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से एंटी log ले लेंगे, और ये कैसे आएगा, देखो जब भी log यहाँ से हटाना होता है तो ये y इक्वल्स टू, और जो log में बेस है इसकी पावर में ये राइट वाली जो चीज है ये पावर में आ जाती है, तो y इक्वल्स टू e की पावर x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका हल हो गया, व्यापक हल, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको कोई 4% हल करने हैं, ठीक है ना। मैं तो आपको 5 ही कराऊंगा, लेकिन आपको इसमें 4% हल करने हैं, ठीक है। चलिए, एक और अवकल समीकरण आपके पास आ गई है। अब इस अवकल समीकरण को आपको पहचानना है कि किस तरीके की है। सबसे पहले तो आप इसमें पहली बात तो आप इसको वेरिएबल सेपरेबल कर नहीं सकते, यानी चर को अलग अलग नहीं कर सकते, y वाली एक साइड x वाली एक साइड कर नहीं पाने के। लेकिन अगर आप सारी अवकल समीकरण पढ़ के गए होंगे तो आपको ये इजीली दिख जाएगी कि ये अवकल समीकरण किस टाइप की है ना। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू टाइप की है ना। तो हम इसको उस तरीके से करेंगे, उसको कहते हैं हम रेखीय अवकल समीकरण। तो ये जो आपका तीसरे का क्या क्वेश्चन है, ये जो इसने अवकल समीकरण दी है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना, ये अवकल समीकरण दी है, इसको हम इससे तुलना करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी रेखीय अवकल समीकरण से, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से तुलना करने पर तो आपके पास p की वैल्यू क्या आएगी, जो y के इनटू में है, वो बराबर हो जाएंगे, यानी p की वैल्यू आ जाएगी 2, q की वैल्यू आ जाएगी sin x, तो q की वैल्यू आ गई आपके पास sin x, p भी आ गया, q भी आ गया। अब देखिए आपको इस रेखीय अवकल समीकरण में सबसे पहले एक समाकलन गुणांक निकालना होता है, यानी इंटीग्रल फैक्टर, है ना। इंटीग्रल फैक्टर जो होता है वो e की पावर में समाकलन p dx होता है, ठीक है। अब ये अवकल समीकरण दो टाइप की होती है वैसे तो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक ही है तो मैं इसी को बता देता हूँ। ये पी डी एक्स होगा, तो e की पावर में p की वैल्यू रख देंगे, 2 है और dx लगा दिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 2 बाहर और 1 का हो जाएगा x, ठीक है। ये आपका इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब इस अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, ठीक है ना। देखिए अवकल समीकरण का हल क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना।
ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा स्टेबल नहीं है ना, कैमरे को स्टेबल कर लेता हूँ मैं। देखिए बच्चों, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, आई एफ की वैल्यू रख देंगे y इंटू आई एफ की वैल्यू देखिए हमने अभी निकाली थी, e की पावर 2x थी, तो e की पावर 2x रख देंगे इक्वल्स टू, समाकलन आएगा, q की वैल्यू पीछे से हमने जो कंपेयर करके निकाली थी वो थी sin x रख देंगे, और आई एफ की वैल्यू फिर दोबारा से e की पावर 2x आ जाएगी और प्लस में आ जाएगा c। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ गया y इंटू ई की पावर 2x इक्वल्स टू, ई की पावर 2x जो है वो मैं यहाँ पे पहले रख दूंगा e की पावर 2x और मल्टीप्लाई में sin x dx, ठीक है ना, dx और प्लस में c। अब इसका समाकलन मुझे करना है, तो इसका समाकलन मैं किस टाइप से करूंगा वो मुझे देखना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट में इसका समाकलन नहीं कर पाऊंगा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट भी है इसके समाकलन का एक फॉर्मूला, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको अपने तरीके से करेंगे। तो आइलेट के हिसाब से यहाँ पे खंडस समाकलन लगेगा, तो खंडस समाकलन में मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है ना। ई वाले एक्सपोनेंशियल जितने भी फंक्शन होंगे उन सबको मुझे सेकंड ही फंक्शन मानना पड़ेगा खंडस समाकलन में, यानी बाई पार्ट्स वाले में। तो ये हो जाएगा y ई की पावर 2x इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन में आ जाएगा 2। समाकलन जब करना होता है e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, लेकिन x के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो डिवाइड में आएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में जो मल्टीप्लाई में होता है वो ही मल्टीप्लाई में आ जाता है बाहर, इसी तरीके से इंटीग्रेशन में जो x की मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में आएगा। फिर माइनस लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन साइन x का हो जाएगा कोस x, और दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 ही आएगा, dx लगा देंगे प्लस c लगा देंगे। अच्छा, ये तो ऐसे बढ़ता जाएगा, तो हम इसको एक बार और करेंगे। अच्छा, इसको i मान करके मुझे करना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये तो i मान करके होना था। चलो इसको मैं एक काम करते हैं, इस पूरी टर्म को, ये जो पूरी टर्म है यहाँ पे ये वाली, इस पूरी टर्म को मैं i मान लेता हूँ, i माना, ठीक है। और ये हम i लेकर के चल रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये हम i लेकर के चल रहे हैं, ये i ये है, ठीक है। अभी इसको हम इक्वेशन 1 बना करके यहीं छोड़ देंगे, बाद में इसकी वैल्यू इस पे पुटअप कर देंगे, हम अलग से इसका समाकलन निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो अब i बराबर मेरे पास आ गया 1/2 e की पावर 2x sin x, है ना। अब माइनस, अब देखो इसमें फिर से दोबारा ऐसे ही लगेगा, ये 1/2 मैं बाहर भेज देता हूँ, 1/2 दोबारा फिर ऐसे करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी cos x, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी की पावर 2x अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन यानी cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x आएगा, और माइनस बाहर आ गया वो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन x, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2, और ये आ जाएगा प्लस में, एक ही सी चल रहा है वही चलता है, बहुत है। अब ये आ जाएगा 1/2 e की पावर 2x साइन x, ठीक है, माइनस 1/2 की गुना कर देते हैं, माइनस 1/2 ये 4 हो जाएगा, 1/4 e की पावर 2x cos x, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर दोबारा करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 ये और 1/2 ये, 1/4 हो गया, और e की पावर 2x और साइन x, और ये समाकलन भी है ना, और dx प्लस c। अब अगर आप देखो तो ये चीज जो थी, ये i तो थी, e की पावर 2x sin x dx, e की पावर 2x sin x dx समाकलन, तो ये i ही तो थी, तो मैं इसकी जगह i रख देता हूं, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/2, और इन दोनों में से e की पावर 2x और 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, sin x बचेगा, और माइनस यहाँ से 1/2 कॉमन, 1/2 तो बचा ही है, बल्कि 1/4 ही कॉमन ले लो ना आप, तो 1/4 कॉमन लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, और ये हो जाएगा cos x, 2 sin x माइनस cos x, माइनस 1/4, ये बन जाएगा आपका i और प्लस में c। अब ये इधर ले आओ i के पास, तो i प्लस 1/4 i इक्वल्स टू 1/4 e की पावर 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x माइनस cos x, और प्लस में आ जाएगा c, 1/4, 4 एकम 4 और 1 5, 5i/4 इक्वल्स टू आ गया 1/4 e की पावर 2x, ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x, और ये हो जाएगा प्लस में c, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर मैं इसको भी c/4 ले लूंगा ना, एक ही बात है वो, चाहे आप इसको यहाँ डिवाइड में भेज मल्टीप्लाई में भेज देना, ये 4 से 4 कटेगा और फिर यहाँ पे 4c हो जाएगा, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब तो सही है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 5 इधर डिवाइड में आएगा, तो i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 5, और ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x, और प्लस में 4c अपॉन 5, इसको अलग कांस्टेंट दे देना नाम, यानी i की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है ना। अब ये तो c चली रहा था, इसको मैं c1 मान लेता हूँ, c1, ठीक है। अब i की वैल्यू आपके पास ये आ गई, अब इस i की वैल्यू को उठा करके समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पर इसी का तो मान निकाला है हमने, तो i का मान समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अब
जो अवकल समीकरण थी उसका हल जो हम निकाले थे e की पावर 2x इक्वल्स टू इसका वैल्यू आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 5 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 sin x माइनस कोस एक्स और प्लस में आ जाएगा 4c1 अपॉन 5 इसका कांस्टेंट और प्लस में ये c, ये भी था यहाँ पर एक और c, ये वाला c, ये वाला c और ये वाला c कंबाइन होकर के एक नया c बना लेंगे, ठीक है ना। इसको भी चाहे आप c2 का नाम दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। e की पावर 2x अपॉन 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 sin x माइनस कोस एक्स और प्लस में आ जाएगा ये आपका, चलो मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक नया नाम इसको दे देता हूँ a, ये कांस्टेंट बन गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आंसर, जहाँ इसको बता देना जहाँ a बराबर 4c1 अपॉन 5 प्लस c, ठीक है ना, ये है, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात ये थी कि इसका इंटीग्रेशन ऐसे होना है, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है एक, वो मेरे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ वो ऐसा है e की पावर ax और साइन bx का, चलो मैं लिख देता हूँ, फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। e की पावर ax साइन bx dx, उसको ऐसे बनाते हैं, है ना। देखिए ये आपका वो फॉर्मूला है, आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या था, e की पावर ये 2x था और ये साइन x था, है ना, साइन dx, तो b की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो यहाँ मेरे पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है। तो देखिए इस फॉर्मूले में रखिए e की पावर क्या हो जाएगा 2x सेम अपॉन a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5 हो गया, और a की मल्टीप्लाई में क्या है, a है 2 तो यहाँ 2 रख दिया, साइन bx यानी साइन x प्लस b की वैल्यू 1 तो 1 ही रहेगा और ये कोस x आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा c, लेकिन इसमें यहाँ माइनस है फॉर, सॉरी ये जो तुम्हारा आंसर है, हाँ हमारा तो आंसर प्लस ही है, तो ठीक है प्लस ही है, नहीं इस फॉर्मूले में माइनस है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में माइनस है, इस फॉर्मूले में माइनस है, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, एक्जैक्ट मेरे याद नहीं आ रहा था, बस मैंने इसी से बना दिया इसको, ये कोस में भी है ऐसा फॉर्मूला, ये कोस में भी है, ठीक है ना, और फिर कभी सामने आया तो मैं इसको भी बता दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन प्रश्न 4 का जो है ये ख, तीसरे का ख, ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, ये आंशिक भिन्न वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, नीचे अलग अलग फैक्टर रखे हैं, अलग ही दिख रहा है, तो हम इसको आंशिक भिन्न से करेंगे, तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और dx, है ना। तो हम इसके इस फंक्शन को अंदर वाले को लेकर के चलेंगे, पहले इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, पहले हम इसको बताएंगे। तो माना हम इसको लेकर के चले और इसको हमने ऐसे लिखा, हम यहाँ पे लिख देंगे माना ये हो जाएगा आपका a अपॉन पहला फैक्टर x माइनस 1 फिर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर यानी x माइनस 2, सारे लीनियर फैक्टर हैं यानी रेखीय फैक्टर हैं, सारे रेखीय गुणांक वाले, है ना, मतलब x की पावर इनमें सब में 1 1 है। तो जब भी x की पावर 1 1 वाला फैक्टर आपके पास हो, हाईएस्ट पावर 1 है और वो ऐसा फैक्टर आपके पास हो, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस 1, ये a और b कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू हम निकालेंगे अब, ठीक है, प्लस c अपॉन x माइनस 3, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ से जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेकर के मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, x माइनस 2 x माइनस 3 और इक्वल्स टू ये आ जाएगा a इंटू, जब मैं एलसीएम लूंगा इनका तो एलसीएम लेकर के ये आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है ना। तो x माइनस 1 से ये खत्म, ये दो फैक्टर, इन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई a में हो जाएगी यानी x माइनस 2 x माइनस 3, फिर प्लस लगाओ b के मल्टीप्लाई में बस इसका छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1 x माइनस 3, फिर c के मल्टीप्लाई किस में करनी है, इसका फैक्टर छोड़ दो बाकी दोनों की कर दो x माइनस 1 और x माइनस 3, ठीक है ना, सॉरी x माइनस 3 नहीं x माइनस 2। अब देखिए इसके हर से इसका हर कैंसिल आउट, बचा मेरे पास क्या x इक्वल्स टू ये पूरी लाइन, तो ये होगा x इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b मल्टीप्लाई x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c मल्टीप्लाई x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं कुछ मान लेता हूँ, मैं पहले तो इसको 1 मान लेता हूँ इस वाली को, और इस वाली को मैं दूसरी इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ पर a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है, तो आप बारी बारी इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि एक इक्वेशन है तो x की तमाम वैल्यू रखने पर ये सेटिस्फाई करेगी, तो हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हमें ये स्मार्ट तरीके से सोचना है कि इसमें वैल्यू रखें कौन सी जिससे हमें डायरेक्ट वैल्यू मिले ए बी सी की। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें x बराबर 1 रख देता हूँ, इन फैक्टर से पता चलेगा आपको कौन सी वैल्यू रखनी है। अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये वाला फैक्टर 0, इसकी वजह से ये सारा 0, 2 रखूंगा ये वाला सारा 0, 2 से b की वैल्यू मिल जाएगी, और 1 रखूंगा तो 1 से ये 0 a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले x बराबर 1 पुट रखते हैं इसमें, तो x की वैल्यू 1 रख दी, a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 तो ये सारा 0 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 ये 0 तो ये सारा 0 क्योंकि गुना में है। तो a की वैल्यू जो आएगी माइनस माइनस प्लस ये हो गया 2a, तो a की वैल्यू मेरे पास मिलेगी 1/2। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं,
एक्स की वैल्यू 2 पुट करिए इसमें, एक्स बराबर 2 रखने पर, तो जब मैं यहां 2 रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा, यहां पे 2 रखूंगा ये सारा 0, यहां पे 2 रखूंगा b इंटू 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 3 गया -1, और यहां 2 रखूंगा ये भी 0, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू -b और b की वैल्यू आ जाएगी -2। अब तीसरा चलते हैं, x की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, तो जब मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 3 रखूंगा यहाँ पर तो ये सारा 0, 3 रखूंगा यहाँ पर तो ये सारा 0, अब 3 रखूंगा इन दोनों में, 3 में से 1 गया 2 तो c की वैल्यू 2, 3 में से 2 गया 1 तो ये 1 आ गया, तो c की वैल्यू क्या निकलेगी 3/2, c की वैल्यू आ गई 3/2। अब ये a b c के मान दोनों उठा करके हमें कहाँ रखने हैं, यहाँ रखने हैं, और फिर उसका समाकलन कर देना है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहती थी कि x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, यही तो थी। a की वैल्यू रख दी हमने 1/2 अपॉन x माइनस 1, प्लस b की वैल्यू रख दी हमने -2 अपॉन x माइनस 2, c की वैल्यू रख दी हमने 3/2 अपॉन x माइनस 3, है ना। लेकिन हमें तो इसका मान निकालना है ना, समाकलन करने वाले का, यानी जो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी है इसका समाकलन होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन का समाकलन कर देते हैं। अब लिखेंगे समाकलन करने पर, तो इसी में लिख सकते हैं हम रख कर समाकलन करने पर, है ना, रख कर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो ये सारा समाकलन हो जाएगा, इसका भी समाकलन हो जाएगा, इसका भी समाकलन हो जाएगा, इसका भी समाकलन हो जाएगा, 1/2 बाहर, ये बचा 1/x माइनस 1 dx, -2 बाहर, ये बचा 1/x माइनस 2 dx, ये 3/2 बाहर, ये हो जाएगा 1/x माइनस 3 dx, ठीक है ना। 1/2 ये हो जाएगा log x माइनस 1, -2 ये हो जाएगा log x माइनस 2, ये हो जाएगा 3/2 log x माइनस 3। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस में c भी आ जाएगा, ठीक है ना। बस आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, आगे सॉल्व मत करना। वैसे इन सब लॉग को इकट्ठा भी कर सकते हैं, फिर हमको इन कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा और वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बस ये देख लेना आप, अगर ये शॉर्ट थोड़ा कम नंबर में है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, अगर थोड़ा ज़्यादा नंबर में तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सिद्ध कीजिए 0 से π/2 रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx बराबर π/4। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम बहुविकल्प में भी करके आए हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए हमने जो बहुविकल्प में लास्ट क्वेश्चन किया था, गह क्वेश्चन किया था, लास्ट ही था शायद वो, तो उसमें क्या बना था, उसमें यही बन गया था, ऐसा ही है ना, रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो यहाँ पे रूट साइन एक्स है ऊपर, यानी इसमें ये वाली पहले बन गई जो इसकी इक्वेशन सेकंड बनी थी। तो जब आप इस वाली समीकरण में आप परगुण 4 लगाएंगे, इस वाले इंटीग्रल में परगुण 4 लगाएंगे, तो आप सेम इस तरीके से करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो सेम ये उल्टा चलेगा, ऐसे आपको ये दे रखी है तो ये बन जाएगी, ये दे रखी होती तो ये बन जाती, बनेंगी यही दोनों इक्वेशन, फिर उनको दोनों को जोड़ना है और वही π/4 आपका आंसर लाना है, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से होगा, दोनों को जोड़ करके 1 कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन ये π/4 इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से होगा, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूं गह क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए गह क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 एवं कोटियों x बराबर 0 x बराबर a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपके पास ये दीर्घवृत्त है ना, तो सबसे पहले मैं इसका रफली डायग्राम एक बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ। चलो ये मेरा दीर्घवृत्त बन गया। अब इसने कहा है कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो इसने वैसे ऐसा कुछ बताया नहीं कि जो है, हाँ इसने कहा था x बराबर a, यानी x पे a इसकी नाभि है ये, चलो खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको ऐसे करके बना लिया। अब मैं यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट इसके दूंगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a0, ये वाला हो जाएगा -a0, ठीक है। और ये वाला कोऑर्डिनेट जो है इसका, ये होगा 0b और ये होगा 0 - b, खैर उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। और ये क्या है, x बराबर 0 कोटि, x बराबर 0 तो यही है ना, ये x बराबर 0 ही तो है, तो ये x बराबर 0 ही तो है तो y एक्सिस, लेकिन x बराबर 0 ही तो कहते हैं इसको, ये x एक्सिस है, ये y बराबर 0 होती है। और x बराबर ae, अब देखिए x बराबर ae से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो ae जो होती है वो होती है नाभि, ae0 है ना, ae0 क्या होती है, इसकी नाभि होती है। तो उस नाभि को फोकस कहते हैं जिसको,
तो इस नाभि को मान लिया हमने यहाँ ले लिया, नाभि अंदर ही होती है इसके शीर्ष से, तो अंदर ही होगी। तो हमने ये कोऑर्डिनेट ले लिया, मान लिया इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे AE 0। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे x इक्वल्स टू AE, ये लाइन हमने यहाँ पे खींची, ये लाइन जो है ये है x बराबर AE। अब x बराबर 0 दीर्घवृत्त और x बराबर AE, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है आपको, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो कौन सा है, अगर देखा जाए वो पूरा ये वाला क्षेत्रफल है, ये पूरा यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल है ना, ये पूरा क्षेत्रफल है, ये हमें टोटल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक क्वेश्चन पीछे भी किया था, हम इसके ऊपरी भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो जैसा ये ऊपर है ऐसा ही नीचे है, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपरी भाग का निकाल देंगे और 2 से गुना कर देंगे, नीचे का भी आ जाएगा। तो इसकी जो ये लंबाई हो जाएगी, ये y मान ली, और चौड़ाई इसकी dx मान ली, तो y dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल देखूं, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल होगा आपका 2 गुना, हम कहां से कहां तक चले, 0 से लेकर के AE तक चले, तो 0 से AE तक चले और y dx आएगा अपना। अब y की वैल्यू हमें परवलय की समीकरण में से निकालनी पड़ेगी। देखिए परवलय की समीकरण क्या थी, परवलय की समीकरण ये थी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से निकलेगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ से इस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये यहाँ गुना में चला गया। अब ये स्क्वायर भी इधर पहुंचा देंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास बी अपॉन ए, तो रूट से बाहर आ गया, और ये बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो वाई की वैल्यू ये निकली, तो वाई की वैल्यू बस ये रखनी है मुझे यहाँ, तो 2 गुना ये आ जाएगा बी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, 0 से AE, और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसका समाकलन मुझे करना है, ठीक है बच्चों। देखिए इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही एक फॉर्मूला हमने पीछे भी लगाया था अभी, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 का स्क्वायर बनना था वहाँ पर। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ पे प्लस का था, ये माइनस का है। तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका x अपॉन टू अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और सॉरी ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू। जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इसमें, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए चलेगा, तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना आप, ठीक है। लिमिट जो होगी पूरे की, वो लिमिट होगी 0 से AE। अब लिमिट रखेंगे इसमें, देखिए तो ये तो हो गया 2b अपॉन ए बाहर, है ना। अब पूरे में क्या करते हैं, पहले पूरे में लिमिट रखते हैं AE। तो हमने क्या किया, x की जगह AE रखा, AE बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स AE अपॉन ए। फिर हम माइनस लगाएंगे और फिर 0 रखेंगे, 0 लगाएंगे तो ये सारा 0, ये 0 हो गया, और 0 इसमें रखेंगे, ये साइन इनवर्स 0 आ जाएगा, ये भी सारा 0 होता है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये बचा, अब ये हो जाएगा 2b अपॉन ए, इंटू में आएगा आपके पास AE अपॉन 2, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लें और रूट से बाहर निकाल दें, वो भी a आएगा, अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ a से a कटेगा, ये आएगा साइन इनवर्स ई, ठीक है। अब देखें यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 2b अपॉन ए, और ए स्क्वायर बाई 2 इसमें भी है, ए स्क्वायर बाई 2 इसमें भी है, कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बाई 2, ये बचेगा e इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, है ना। यहाँ से a से एक a कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा ए बी ब्रैकेट e इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, और ये हो जाएगा आपका वर्ग इकाई, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्य क्वेश्चन, ये आपका सेक स्क्वायर 2x अपॉन कोट एक्स माइनस 10x dx, ठीक है। अब देखते हैं इसका मान कैसे निकलेगा। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं,
सेक स्क्वायर 2x को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, है ना, 2x को एज इट इज़ रहने देता हूँ। इसको कोस और साइन में तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है ना, dx। अब इसको क्या करेंगे आगे हम, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आ जाएगा इसके कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स dx, ठीक है। अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये घूम करके ऊपर आ जाता है ना, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x और अपॉन ये जो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ये क्या बन जाएगा आपका कोस 2x, है ना, कोस 2x का फॉर्मूला होता है, और ये जो घूम करके ऊपर गए हैं इनको हम यहाँ लिख देते हैं कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, और यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं इसको क्या होगा, यहाँ से ये क्या होता है, अब इस सेक स्क्वायर को अगर मैं सेक को देखूँ मैं लिख सकता हूँ सेक को 1 अपॉन कोस, है ना, तो सेक स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर 2x, और एक कोस स्क्वायर 2x पहले से नीचे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा नीचे कोस क्यूब 2x, है ना, दो तो पहले से ही थे, एक तो पहले से था, दो और आ गए नीचे, तो ये कितना हो गया कोस क्यूब 2x, और ये जो कोस एक्स इंटू साइन एक्स है इसमें मैं क्या करता हूँ, दो से गुना दो से भाग कर देता हूँ, तो दो से गुना जो करी यहाँ पे ये गुना ये कर दी, ये हो गया टू साइन एक्स और कोस एक्स dx, ठीक है। अब देखिए टू साइन एक्स कोस एक्स क्या बन जाएगा, साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, तो इसको हम लिख देंगे साइन 2x, और ये अपॉन में आ जाएगा आपके कोस क्यूब 2x dx। अब देखिए अगर मैं कोस 2x को t मान लेता हूँ तो साइन 2x dx का डिफरेंशिएशन इजीली आ जाएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे कोस 2x को t मान लेंगे, हमने कहा कोस 2x इक्वल्स टू t लेट, तो यहाँ से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा माइनस के 2 साइन 2x, है ना, कोस 2x का साइन 2x और 2x का दोबारा करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, सॉरी कोस 2x का माइनस साइन 2x आएगा और 2x का 2 आ जाएगा, और इधर dt अपॉन dx आ जाएगा, तो dx इधर ले आए हम डायरेक्ट, ठीक है ना। अब हमें चाहिए सिर्फ यहाँ पे साइन 2x dx, तो साइन 2x dx चाहिए तो साइन 2x dx ही निकाल लो, साइन 2x dx कितना हो जाएगा dt बाई माइनस टू, dt बाई माइनस टू, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये साइन 2x dx की जगह, साइन 2x dx की जगह dt बाई माइनस टू, तो ये 1/-2 तो मैंने बाहर लिख दिया और dt अंदर ही लिख दिया, और ये आ गया 1/t क्यूब, है ना, t क्यूब, क्योंकि कोस 2x को तो t माना है और उसकी क्यूब है तो 1/t क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका -1/4, और ये t की क्यूब ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी t की पावर माइनस क्यूब dt। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे आ जाएगा आपका माइनस के 1/4 t की पावर -3 का, t की पावर -3 + 1 यानी -2, और -3 + 1 यानी -2 ही नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में c आपके। अब देखिए ये 4 दूनी 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1/8, 1/t² आ जाएगा, 1/t² प्लस c। अब मैं क्या करता हूँ 1/8, ये t की वैल्यू रख देता हूँ, t की वैल्यू क्या थी कोस 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर 2x, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं आप, और इसको सेक की फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेक में था तो हमने सेक में आंसर दे दिया, सेक स्क्वायर 2x प्लस c, ठीक है ना, आपका ये आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 8 नंबर का क्वेश्चन है, अब आपका कै है, कै में 2 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक करना है, फिर कै है, कै में भी 2 क्वेश्चन है, इनमें से भी कोई एक करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, फोर्थ का कै करते हैं पहले, और पहले इस वाले क्वेश्चन को करेंगे फिर इसको करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास ये फोर्थ का क्या क्वेश्चन है अभी ये, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ये मान लेते हैं, माना इसको हम I1 मान के चलते हैं, ठीक है ना, या आई ही मान के चलो, आई मान लिया हमने इसको 0 से π/2, 0 से π/2 log cos x। यही क्वेश्चन बच्चों सेम log sin x में भी आता है और होगा सेम ही बिल्कुल, ठीक है ना, log sin x दे दे या log cos x दे दे, एक ही तरीके से करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, परगुण 4 लगाएंगे, है ना, परगुण 4, परगुण 4 क्या कहती है कि 0 से a, अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इस परगुण से ये हो जाएगा आपके पास i इक्वल्स टू 0 से π/2 log cos π/2 माइनस एक्स, π/2 अपर लिमिट π/2 है ना, माइनस एक्स dx, क्योंकि यहाँ a का काम π/2 कर रहा है। अब देखिए इसको तो मैंने पहली इक्वेशन मान लिया था, अब इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लूंगा, 0 से π/2 log cos 90 माइनस एक्स क्या होगा sin x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin x dx, ठीक है ना, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जोड़ दो, 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 2i, राइट हैंड साइड में जुड़ेगी 0 से π/2, ये हो जाएगा log cos x, और प्लस में सेम इसका इंटीग्रल है, सेम इसका इंटीग्रल है, लिमिट भी दोनों की सेम है ना, तो इस वजह से हम इन दोनों को इकट्ठा करके जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा log sin x, और पूरे का हम dx लिख देते हैं, ठीक है ना, log cos x प्लस log sin x, ये हो गया आपका 2i इक्वल्स टू, देखिए
2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2। अब एक प्रॉपर्टी लॉग की होती है कि log m प्लस log n को हम log m इंटू एन लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे log m इंटू एन, यानी cos x मल्टीप्लाई बाई साइन x और ये आ जाएगा dx। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करी हमने, log की, कि log m प्लस log n को हम लिख सकते हैं log m इंटू एन। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, ये log साइन 2x का फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो हमने 2 लगा दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2। अब देखिए log ऊपर तो बन गया log साइन 2x, है ना, ऊपर बन गया साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x, और अपॉन में आ गया 2। ठीक है, और ये आ गया dx। अब एक प्रॉपर्टी log की फिर दोबारा लगेगी, log m अपॉन n को आप ऐसे लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x log साइन 2x माइनस log 2, ये log m हो गया माइनस ये log n हो गया। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू, अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रल दे देंगे। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, ये आ जाएगा log 2 dx। ठीक है, अब देखिए 2i इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं 2x को t मान लेता हूँ तो ये log साइन t हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमने ये लिख दिया, माना 2x को हमने t मान लिया, तो यहाँ से 2x का 1 हो गया और t का dt अपॉन dx हो गया, dx हम इधर ले आए तो यहाँ से ये आ गया। अब dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2, dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2। अच्छा, इसमें लिमिट भी चेंज होगी, जब ये तो x की लिमिट थी, अब हम t वेरिएबल में चले गए तो t की लिमिट आएगी। तो जब x इक्वल्स टू 0 है, अब 0 मैं यहाँ रखता हूँ तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0। जब x इक्वल्स टू 0 तो t की वैल्यू भी 0, और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है, x की वैल्यू पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर पाई बचेगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू पाई आ जाएगी। ठीक है ना, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो हमारे पास क्या लिमिट होगी इसकी, अब 2i इक्वल्स टू, अब आपकी लिमिट ये हो जाएगी 2i इक्वल्स टू 0 से पाई, और ये हो जाएगा आपका log 0 से पाई log साइन 2x की जगह t लिख देंगे, साइन t लिख दिया, और dx की जगह dt बाई 2, तो dt ये रहा और बाई 2 ये रहा आपका बाहर। ठीक है, माइनस ये log 2 तो कांस्टेंट है, अब इसको मैं कांस्टेंट बाहर भेज दूं, ये हो जाएगा log 2, बचेगा आपके पास यहाँ 0 से पाई बाई 2 1 dx। ठीक है ना। अब देखिए 2i इक्वल्स टू, अब ये 1/2 0 से पाई log साइन t है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैं ये देखूँ, मेरे पास एक प्रगुण ये भी कहती है कि इस t वेरिएबल को मैं x वेरिएबल में चेंज कर सकता हूँ, मेरी लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर मैं लिमिट सेम रखूं और t वेरिएबल से x वेरिएबल में चला जाऊं, ये प्रगुण पहली 0 नंबर की प्रगुण है कि वेरिएबल चेंज कर दो, लिमिट सेम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 से 2 0 से पाई 1/2 0 से पाई log साइन x, इसको मैं x में लिख लूँ log x साइन x dx माइनस ये log 2 हो जाएगा, और 1 का हो गया आपका x, और 0 से पाई बाई 2 यहाँ इसकी लिमिट, ये सेम रहेगा। अगर आपने लिमिट चेंज नहीं करी और वेरिएबल चेंज कर दिया तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, t से x में चले गए, है बिल्कुल वही क्वेश्चन। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, अगर मैं ये फंक्शन देखूं, ये मेरे पास फंक्शन है log साइन x। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि इसी की इंटीग्रेशन की एक प्रगुण ये भी कहती है कि अगर फंक्शन में आप अपर लिमिट में से x घटा करके लिख दो, यानी पाई माइनस एक्स कर दो, तो ये क्या आएगा, log साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन एक्स उससे माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहता है, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स, यानी फिर से वही फंक्शन बन जाए जो फंक्शन आप लेकर चले थे। ये फंक्शन में आपने पाई माइनस एक्स रख दिया, अपर लिमिट माइनस एक्स रख दिया, और वही फंक्शन दोबारा बन गया। तो आप उस लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट तो आ जाएगी आधी, 1/2, अपर लिमिट हो जाएगी आधी यानी पाई बाई 2, और बाहर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और फंक्शन आपका जू का तू। ठीक है ना, फंक्शन आपका जू का तू, और ये log साइन एक्स dx आ जाएगा। ठीक है ना, dx आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, log 2, ये जू का तू है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना चलता रहेगा ऐसे ही, पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है ना, ये समझ में आया आपके। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बनेगा पूरा आपका i, क्योंकि आपने इसको i मान रखा था, है ना। आप समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 में 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स जो है ये आपका i है, समीकरण 2 जहाँ बनाई थी आपने। देखिए समीकरण 2 में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx को आपने i मान रखा है ना, तो हम यहाँ से इसको i रख देंगे। अब तो यहाँ हम इसको i रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू, ये i बन गया माइनस ये log 2 हो गया, और यहाँ पे आ गया इंटू में इसके पाई बाई 2। अब i इधर आ जाएगा, तो 2i में से i घट करके इधर बचेगा i, और माइनस के ये पाई बाई 2 मैं आगे लिख देता हूँ,
π/2 log 2, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है ना। दो क्वेश्चन है एक जैसे, log sin x आ जाए या log cos x आ जाए, दोनों सेम तरीके से होंगे, सेम आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लेना, 8 नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि सीधी कीजिए 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू π/6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको करते हैं हम, फोर्थ का क्या ही है ये, अथवा वाला, लेकिन है ना, अथवा वाला। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू π/6, ये है ना। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेकर के चलते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको i मान करके चलेंगे। ठीक है ना, माना i बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन आपके पास है cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना, ये हमने मान लिया, हम ये लेकर के चलते हैं। अब देखिए इसको हम करते हैं आगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 से π/2, 0 से π/2, ये π/2 है, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ऐसे हम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन, ये बनेगा 4 cos स्क्वायर में से 4 गए तो माइनस के 3 cos स्क्वायर एक्स बचे, dx बचा। ठीक है, अब इसको और इसको सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, इसको और इसको मुझे सेम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, -3 से गुना भाग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या किया, -3 से गुना भाग कर दी, बाहर भी अंदर भी, है ना, -3 से गुना कर दी, -3 से भाग कर दी। ठीक है, इतना आ गया। अब मुझे ये 4 भी इसमें ऐड करना है, तो 4 जोड़ दो और 4 ही घटा दो। ठीक है, अब ये इसके जैसा बन गया, तो एक बार इसके अपॉन में ले लेंगे, एक बार इसके अपॉन में ले लेंगे, तो ये आ जाएगा i इक्वल्स टू -1/3 0 से π/2, एक तो आ गया ये 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे भी 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, सेम बना। दूसरा 4 अपॉन में 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, ये बना। ठीक है, और पूरे का dx बना। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा i इक्वल्स टू -1/3 0 से π/2, अब ये तो बन गया 1 माइनस, ये बन गया 4 अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखिए इस 1 को तो कर देते हैं अलग, है ना, और इसको कर देंगे अलग, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू -1/3 0 से π/2 1 dx, और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4 बाहर और 3 ये, 4/3, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 4। अब देखो इसको कोस स्क्वायर को मैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो सेक स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस में बचेगा 3। ठीक है ना, 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, और अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और वो सेक स्क्वायर एक्स घुमा करके हम ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, यही हो जाएगा ना, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, -1/3 1 का हो जाएगा x, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 प्लस 4/3। अब मैं नीचे वाले को, क्योंकि अभी तो ये मेरे से सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को 10 में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 सेक स्क्वायर एक्स, इस सेक स्क्वायर को 10 में बदलना था, तो ये बन जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ना 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स या 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 -3 dx। ठीक है, आगे देखते हैं, ये माइनस के 1/3 और ये आ जाएगा आपका π/2। ठीक है, प्लस 4/3, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 10 स्क्वायर एक्स, 4 10 स्क्वायर एक्स, और प्लस के 4 यहाँ से आएगा, जब 4 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे प्लस 4 ही आ जाएगा, और -3 ये रहा, तो प्लस 4 -3 प्लस का 1 बचेगा, dx बचा। ठीक है ना, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, tan स्क्वायर एक्स को t मान लेता हूँ, है ना, क्या करते हैं, tan स्क्वायर एक्स को t मान लेते हैं। अगर tan स्क्वायर एक्स को हमने t माना, तो यहाँ से फिर ये 4 भी हटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, हम इस 4 tan स्क्वायर एक्स को ही t मान लेते हैं, है ना, हाँ ऐसे ही करते हैं। हमने क्या किया, 4 tan स्क्वायर एक्स को t मान लिया, तो यहाँ करते हैं लेट, लेकिन 4 नहीं, ये 2 tan स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, हाँ, तो ये करते हैं हम 2 tan x को t मानना पड़ेगा,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अच्छा इसकी लिमिट भी चल रही थी ना, वो हमने लिखी नहीं, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। 2 tan x को मैंने t मान लिया, यहाँ 2 tan x को t मान लिया, तो यहाँ से आ गया 2 sec स्क्वायर x और t का dt अपॉन dx आ जाएगा, dx हमने इधर लिख दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ से इसका एक 2 अंदर दे देना, ठीक है ना। अब लिमिट चेंज करते हैं, हमने जब x की वैल्यू 0 रखी तो tan 0 0, t की वैल्यू भी 0 आएगी, जब x 0 है तो t भी 0 है, और जब x की वैल्यू π/2 है तो π/2 मैं यहाँ रखूँगा, tan π/2 आएगा, tan π/2 की वैल्यू तो अपरिभाषित होती है इन्फिनिटी, तो ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, t की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आएगा माइनस के π/6 प्लस, अब इसका 2 मैं अंदर दे देता हूँ एक, क्योंकि मुझे 2 sec स्क्वायर x dx चाहिए, है ना, तो यहाँ से एक 2 मैंने अंदर दे दिया, 2 × 2 लिख लेंगे इसको, ठीक है, या आप इसको ऐसे रहने दो, sec स्क्वायर dx की जगह dt/2 लिख लेना, फिर एक ही बात है वो, है ना। चलो हम यही करते हैं, 4/3 ये तो हमने ये लिख दिया, और लिमिट आ गई आपकी 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और sec स्क्वायर dx की जगह हमने लिख दिया dt/2, ये वाला 2 डिवाइड में चला गया, और डिवाइड वाला 2 लिख दिया मैंने बाहर, और dt लिख दिया यहाँ, और ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बच गया अपॉन, यहाँ पे ये 2 tan x का स्क्वायर लिख लिया था मैंने, 2 tan x का स्क्वायर था ये, तो 2 tan x को माना था मैंने t, ठीक है ना, तो 2 tan x को जब मैंने t माना था तो ये t स्क्वायर हो गया अब, और प्लस में बचा 1, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका माइनस के π/6, माइनस के π/6 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के बचेगा 2/3, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t, और लिमिट हो गई इसकी 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस के π/6 प्लस 2/3 tan इनवर्स, अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के π/6 प्लस 2/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस, ये आ जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, π/3 बचेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस π/6 प्लस π/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे π/3 माइनस π/6, तो ये आ जाएगा आपका π/6, ठीक है ना, और यही आपको राइट हैंड साइड में लाना था, है ना, तो आपका ये प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको एक बार कर लेना, ठीक है ना, टेस्ट में अगर दिक्कत आई तो यहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने को हल करो जब y बराबर 0 तथा x बराबर 1, यानी विशिष्ट हल है इसका, ठीक है ना। तो देखिए बढ़िया इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, बहुत अच्छी है, और रेखीय अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण जिसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, तो वो वाली है ये। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये फोर्थ का ख क्वेश्चन करेंगे हम। फोर्थ का ख क्वेश्चन, अवकल समीकरण आपके पास ये रही 1 + x² dy/dx प्लस 2xy बराबर 1/1 + x²। अच्छा ये फॉर्म तो उसी की है रेखिक अवकल समीकरण की, लेकिन उसमें dy/dx इंटू में कुछ नहीं होता, तो जो भी है उससे डिवाइड कर दो, तो हम 1 + x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, हर टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो जब हर टर्म को डिवाइड करेंगे तो इस पे से तो हट जाएगा, ये आ जाएगा dy/dx, प्लस इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2x/1 + x², और इंटू में आएगा y, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक तो ये पहले से है 1 + x², एक और आ जाएगा नीचे ही, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी तुलना इस रेखिक अवकल समीकरण से कर देंगे, dy/dx प्लस py = q से तुलना करने पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, p की वैल्यू आ जाएगी 2x/1 + x², और q की वैल्यू आ जाएगी 1/1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगी वैल्यू। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे आगे, इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, एक इंटीग्रल फैक्टर निकालना पड़ता है, वो होता है e⁻p dx, है ना। ये क्या हो जाएगा, e की पावर में p की वैल्यू रख देंगे 2x/1 + x² dx, नीचे वाले का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन रखा हुआ है ऊपर, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो उसको t मान करके कर लेना, लेकिन ये डायरेक्ट 1/t बन जाएगा। देखो जब आप इसको t मानोगे तो 2x dx का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो 1/t हो जाएगा, 1/t का log t होता है, और t की वैल्यू यही है, तो ये हो जाएगा log 1 + x², ठीक है, और इसके बेस में e होता है log में। तो जब e की पावर में log e आ जाए और log e के आगे ऊपर कुछ रखी हो वैल्यू, तो ये e log e हट जाता है, और ये जो वैल्यू है आगे बस यही आंसर आ जाता है इसका, ठीक है ना, तो ये 1 + x² आ जाएगा, ठीक है। अब हमें अवकल समीकरण का हल निकालना है, हल होगा आपका y × if = समाकलन q × if dx + c, है ना। अब आगे चलते हैं, y × if की वैल्यू कितनी है 1 + x²,
इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में आई एफ इतना है, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स आ गया और प्लस में सी आ गया। अब वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा क्या इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है tan इनवर्स एक्स का, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस में आ जाएगा सी। अब वैसे तो आंसर हम यहीं छोड़ देते अगर वो खाली इसका हल पूछता, लेकिन उसने क्या कहा है, उसने एक कंडीशन भी दी है बाद में, उसने कंडीशन ये दी है कि जब y बराबर 0 तथा x बराबर 1 हो तो वैल्यू बताओ। अब हमें क्या करना है, y बराबर 0 तब x बराबर 1 है ना, ये दिया है उसने कंडीशन, तो ये लगाओ इसमें, इस c की वैल्यू निकलेगी और ये c की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है वापस ला करके, ठीक है। सॉल्यूशन तो इसका यही है, बस यहाँ c नहीं आएगा, c की वैल्यू जो एग्जैक्ट आएगी वो रखनी है इस कंडीशन पे। तो y की वैल्यू 0 रखी है, सारा 0 इक्वल्स टू tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी, प्लस में c आ गया, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 होता है π/4 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के π/4, ये उठा करके इक्वेशन 1 में रख दो यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका अभिष्ट हल जो होगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस π/4, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन इस अवकल समीकरण का, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अवकल समीकरण एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एक्स कोस एक्स अपॉन वाई को हल कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है अवकल समीकरण, ये कौन से अवकल समीकरण है, ये समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है ना। तो इसको हम समघातीय अवकल समीकरण के तरीके से करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वाई की जगह वी एक्स पुट करते हैं, और अगर डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स की जगह वी वाई पुट करते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम इसको करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात, इस क्वेश्चन में हम ये मेरे से मिस टाइप हो गया ये कि ये एक्स अपॉन वाई नहीं है, ये वाई अपॉन एक्स है, ठीक है ना। तो इसको आप वाई अपॉन एक्स लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास ये है फोर्थ का ख अथवा वाला, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स, एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स और इंटू में है डी वाई माइनस ये है वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ये है आपका एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स, ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है ना, तो इसको हम वाई अपॉन एक्स लिखेंगे, तो ये वाई अपॉन एक्स हो गया और इसको हम इंटू में डी एक्स है हमारे पास और फिर प्लस लिखेंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन वाई इंटू आएगा डी वाई, ठीक है। अब डी वाई वाले एक साइड कर लो, डी एक्स वाले एक साइड कर लो, तो ये डी एक्स वाला इधर भेज देंगे, डी वाई वाला इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस ए क्या आएगा इधर से, ये आएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई लिख दिया क्या, सॉरी ये वाला तो ये वाई अपॉन एक्स है भाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई वाला जब इधर आएगा ये भी वाई अपॉन एक्स है, इंटू में आएगा डी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स डी एक्स, ये वाला जू का तू और ये वाला इधर आके ये भी प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा एक तो, और एक डी वाई कॉमन आ जाएगा, तो वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कोस वाई अपॉन एक्स और डी वाई कॉमन ले लिया इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे वाई कॉमन आ जाएगा तो वाई कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एक्स कोस वाई अपॉन एक्स और प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा डी एक्स, ठीक है ना। तो डी वाई यहीं छोड़ करके डी एक्स उसके अपॉन में ले आएंगे और ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के अपॉन में ले जाएंगे, तो ये यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स अपॉन ये आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई, ये पूरी जो टर्म है ये इसके अपॉन में आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे वाई इक्वल्स टू वी एक्स 1 बना करके, तो जब हम पुट करते हैं इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे एक्स की रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ये दो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन जू का तू दूसरे का करेंगे एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 1 हो जाएगा प्लस पहले का एक्स जू का तू और वी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब पहली और दूसरी से देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर रख देंगे, तो राइट हैंड साइड है वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये v इंटू 1 है तो v की 1 में करेंगे तो v आएगा इक्वल्स टू ये पूरी टर्म, इसमें y की जगह वी एक्स पुट करेंगे, तो y की जगह वी एक्स पुट कर दिया, x इंटू कॉस ये आ जाएगा वी एक्स अपॉन एक्स और प्लस y की जगह फिर वी एक्स और मल्टीप्लाई साइन वी एक्स अपॉन एक्स और फिर अपॉन में आएगा x इंटू
वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, एक्स ये वाला एक्स, ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो ये हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये वाला वी इधर माइनस में पहुंचा देंगे, इक्वल्स टू इस वी के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा वी एक्स कॉस, ये एक्स कहाँ से आया है, ये एक्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, ये है सिर्फ, ये आ गया कॉस वी प्लस इस वी की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो ये हो गया वी स्क्वायर एक्स साइन वी, और अपॉन में आ गया वी एक्स साइन वी माइनस एक्स कॉस वी, और माइनस में ये वाला वी इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स कॉस वी प्लस वी स्क्वायर एक्स साइन वी, और माइनस इस वी की इसकी पूरी टर्म की मल्टीप्लाई वी में हो जाएगी, तो वी की दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या आएगा वी स्क्वायर एक्स साइन वी माइनस माइनस प्लस वी एक्स कोस वी, और अपॉन में आ जाएगा आपके ये पूरी टर्म वी एक्स साइन वी माइनस एक्स कोस वी। ठीक है, अब वी स्क्वायर एक्स साइन वी से वी स्क्वायर एक्स साइन वी खत्म। ठीक है, तो क्या बचा वी एक्स कोस वी, टू वी एक्स कोस वी हो गए, ये हो गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स कोस वी अपॉन, ये हो जाएगा वी एक्स साइन वी, एक्स स्क्वायर हो गया और साइन वी इंटू कोस वी हो गया, साइन वी इंटू कोस वी हो गया। ठीक है ना, ये आपके पास ये आ गया, यहाँ से एक्स भी कैंसिल आउट कर देंगे हम सॉरी ये तो वी है ना, ये वी है, यहाँ से एक एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, अब ये एक्स भी मेरे ख्याल से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था, ओहो इसमें तो ये, अरे ये गलत हो गया, यहाँ से साइन वी माइनस कोस वी है ना, इसमें से हमने एक्स कॉमन लिया था, अरे ऐसे कैसे कर दिया, यहाँ से नहीं होगा, ये माइनस बीच में है, बस इसमें से एक्स कॉमन ले लो, तो हाँ इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा वी साइन वी माइनस कोस वी बचेगा। अब वी वाले एक तरफ कर लो और एक्स वाले एक तरफ, तो वी साइन वी अपॉन कोस वी इधर जाएगा, वी साइन वी माइनस कोस वी, और अपॉन में ये टू वी कोस वी आ जाएगा, टू वी या टू को वहीं पे छोड़ देते हैं, टू नहीं लाते इधर, वी कोस वी, और यहाँ पे डी वी है इक्वल्स टू, ये टू यहीं पे रहेगा और ये अपॉन में एक्स आ जाएगा और ये डी एक्स इधर चला जाएगा। ठीक है ना, ये कोस वी अपॉन में आ गया था, वी भी अपॉन में आ गया था। ठीक है ना, अब इसका दोनों और समाकलन कर देंगे हम, यहाँ भी और यहाँ भी। देखो कैसे करेंगे, पहले इसके इस टर्म के अपॉन में लिखेंगे, फिर इस टर्म के अपॉन में लिखेंगे, तो वी साइन वी अपॉन वी कोस वी से वी कट गया, साइन वी अपॉन कोस वी हो गया टेन वी, माइनस कोस वी के अपॉन में वी कोस वी से कोस वी कटा तो वन अपॉन वी। ठीक है, डी वी इक्वल्स टू बाहर वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो टेन वी का अलग हो जाएगा, टेन वी का हम लिखते हैं माइनस के लॉग कोस एक्स या लॉग सेक एक्स लिख लो, एक ही बात है, तो माइनस के लॉग कोस वी लिख दिया हमने, है ना, और माइनस में ये आ जाएगा लॉग वी, और इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका टू इंटू ये आ जाएगा लॉग एक्स, टू इंटू लॉग एक्स आ गया, और प्लस में यहाँ पे एक चीज़ और है, कांस्टेंट जुड़ेगा, अब कांस्टेंट सब लॉग में ही है तो हमने ये कांस्टेंट भी लॉग ही ले लिया, है ना, लॉग सी ले लेते हैं इसको। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया आपका माइनस, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये आपका हो जाएगा लॉग वी कोस वी, लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा ना, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया लॉग वी कोस वी इक्वल्स टू, ये लॉग ये स्क्वायर चला जाएगा, है ना, तो लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग सी, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर इंटू सी, लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस लॉग को हटाने के लिए ये माइनस इसकी पावर में पहुँचाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लॉग वी कॉस वी की पावर में ये माइनस जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर सी। तो यहाँ से बच्चों देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉग से लॉग हटा देंगे, तो ये बचेगा वी कॉस वी की पावर माइनस वन, यानी ये वो अपॉन में ही आ जाएगा बस वी कॉस वी पूरा, और इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर सी। अब यहाँ वी की वैल्यू रख दो, वी की वैल्यू क्या होगी, देखिए हमने क्या माना था y बराबर वी एक्स, तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगी y अपॉन एक्स। ठीक है ना, अब ये पुट करेंगे इसमें v की वैल्यू y अपॉन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा वन अपॉन वाई अपॉन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स, और इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर सी। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका, ये तो घूम करके ऊपर चला गया, एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, और वन अपॉन कोस को हम लिख सकते हैं सेक वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, और इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और ये वाई इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई सी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बहुत ठीक ठाक से क्वेश्चन इसमें डाले हैं लॉन्ग वाले, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ होना भी तो चाहिए ना। ठीक है ना,
तो अब आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, इसमें से आप देख लीजिएगा, हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा भी मैं आपके लिए टेस्ट बनाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी लाता रहूँगा, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों के भी अच्छे नंबर आ सकें और आपके भी उनके साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।